डिस्कवर राजस्थान दोस्तों, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, आज जो हमारी क्लास है वो रिवीजन क्लास है। राजस्थान का भूगोल हम यहाँ पे सिर्फ 121 क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट करेंगे और लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, इसके अंदर इंक्लूड है। और अगर कोई रह जाए तो आप कमेंट करो, मैं उसको भी कवर करूँगा। और अगर अलग आपसे कोई टॉपिक रह गया हो आपका, उसकी आपको क्लास चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। तो जो राजस्थान का भूगोल है ये हम इस क्लास में पूरा करने वाले हैं। आई होप आपको जो राजस्थान के इतिहास की क्लास अच्छी लगी होगी, आप उसको और थोड़ा शेयर करें। तो अपने स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न हमारा आ रहा है राजस्थान के भूगोल में कि प्राचीन समय में जोयावाटी किस क्षेत्र को कहा जाता था। क्या कहा गया है? जोयावाटी ये कहा जाता था दोस्तों गंगानगर, जालोर, प्रतापगढ़ या जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को यहाँ पे जोयावाटी और इसके अलावा योद्धेय भी कहा जाता था, ध्यान रखना। योद्धेय। जालोर को क्या कहा जाता था? जाबालीपुर। जाबालीपुर दोस्तों जालोर को कहा जाता था। इसे सवर्णगिरी भी कहा जाता था। और प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता था? कांठल। और जैसलमेर को आपसे पूछ ले तो क्या कहा जाता था? जैसलमेर को कहा जाता था सुवर्ण नगरी, या इसके अलावा और भी जैसलमेर को नामों से जाना जाता था, जैसे वल। तो अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है, वन सेकेंड, कि राजस्थान को जैसे भौगोलिक दृष्टि के आधार पर किस क्षेत्र को मेवल या देवलिया कहा जाता था। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि किसको मेवल या देवलिया कहा जाता था। ये इसके जो नाम है वो दिए गए हैं। मेवल या देवलिया किसे कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का क्षेत्र, या भैंसरोडगढ़ बिजोलिया के क्षेत्र को कहा जाता था। तो इसमें से आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। क्या? डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य भाग को यहाँ पे मेवल या देवलिया कहा जाता था। इसका सही उत्तर है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये इसका सही उत्तर है। उसके अलावा देखो आपको बता दूं, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्राम के समूह है, उसके 56 का मैदान कहा जाता था प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, 56 का मैदान, ठीक है। और देखो ये चीजें ध्यान रखना, बांसवाड़ा दोनों में है। अगर डूंगरपुर लग गया तो मेवल और देवलिया कहलाएगा, अगर प्रतापगढ़ लग गया तो वो कहलाएगा 56 का मैदान। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक है वो है ऊपर माल का पठार। क्या है? ऊपर माल का पठार। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी कुछ। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखो, जो राजस्थान राज्य की दक्षिणतम तहसील बतानी है आपको। गांव नहीं पूछा मैंने आपको, मैं फिर बता दूं, मैं यहाँ पे आपसे गांव नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ दक्षिणतम तहसील। आपके पास ऑप्शन है राजखेड़ा, श्री गंगानगर, सम या कुशलगढ़। इसमें से मतलब कौन सी तहसील है दक्षिणतम? देखो, जो राजखेड़ा तहसील है इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। जो राजखेड़ा तहसील है ये है धौलपुर में। किसमें? धौलपुर जिले के अंदर। तो ये तो पूर्वी तहसील होगी सबसे। जो गंगानगर है ये होगी उत्तरी तहसील, और सम है तहसील ये होगी पश्चिमी। तो दक्षिणतम तहसील कौन सी होगी आपकी? कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील आपकी दक्षिणतम तहसील होगी। और बोरकुंड गांव इसके अंदर जो दक्षिणतम गांव होगा, अब वो आपको पता ही होगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि सूर्य की किरणें सबसे तिरछी किस जिले पर पड़ती है। देखो, जो क्षेत्र कर्क रेखा के पास है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है, तो वहाँ पे सबसे सीधी पड़ेगी, और जो दूर है सबसे वहाँ पे सबसे तिरछी पड़ेगी। तो इसका सही उत्तर रहेगा श्री गंगानगर जिले में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं, एक सांड माता कॉम्प्लेक्स है, ये किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये पूछा गया है आपसे कि जो सांड माता कॉम्प्लेक्स है ये किस क्षेत्र को कहा जाता है। आमेट या राजसमंद से खेतड़ी झुंझुनू, भीलवाड़ा सुपर समूह है,
या अजबगढ़ समूह है या बाब बोल्डर बेड, इनमें से किसको सांड माता कॉम्प्लेक्स कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आमेट राजसमंद से खेतड़ी झोनू चक्का क्षेत्र सांड माता कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये आर्कियन जलोढ़ चट्टानों की सबसे विस्तृत पेटी है। और यहाँ पे जो आपको भीलवाड़ा सुपर समूह की चट्टानें हैं, इनमें ग्रेनाइट की मात्रा आपको अधिक मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा मिलेगा। बाब बोल्डर बेड अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये है जोधपुर के पास। बाब बोल्डर बेड जोधपुर जिले के बाप गांव के अंदर है। यहाँ पे आपको क्या है कि गोलास्म बंटियां, मतलब गोलाकार गोलास्म। और अगर आपसे अजबगढ़ समूह के बारे में पूछा जाए तो इसमें आपको मिलेगी बायोसिस्ट चट्टानों की अधिकता। किसकी? बायोसिस्ट चट्टानों की यहाँ पे अधिकता यहाँ पे आपको मिलेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 1 सेकंड ऊपर चला गया। छठा क्वेश्चन हमारा कहता है कि अरावली पर्वतमाला की तुलना किस वाद्य यंत्र से की गई है? देखो अरावली जो पर्वतमाला है उसकी अलगोजा, तानपुरा, मोरसंग या सिंगी, तो इसकी तुलना की गई है तानपुरा से, तानपुरा या तंदूरा से अरावली पर्वतमाला की यहाँ पे तुलना की गई है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यूएसए का जो अपलेशियन पर्वत है उससे भी तुलना की गई है। और कान अगर अंग का पूछ ले कि मानव शरीर के कौन से अंग से अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई है, वो है कर्णवर्त है ये। और अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिणी भाग है वो पंखाकार है और उत्तरी भाग भेड़ की पीठ नुमा है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो अरावली पर्वतमाला किसका भाग है ये पूछा गया है। 33 सागर का है, गोंडवाना लैंड का है, लोरेशिया का है या अंगारा लैंड का है। ये क्या है कि जब पृथ्वी का मतलब विखंडन हुआ था, एक प्रकार से अलग हुए थे सारे पार्ट्स, तो तब का पूछा गया है कि ये किसका है। 33 सागर का तो देखो है कौन सा, थार का मरुस्थल हो गया, अपने पूर्व का मैदान हो गया। लेकिन जो अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग ये दोनों पूछा जाए तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन हमारे क्या कहता है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 है। सबको पता है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। और राजस्थान में अरावली का विस्तार कुल लंबाई का कितने प्रतिशत है ये पूछा गया है। देखो राजस्थान में अरावली फैली हुई है 550 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, जो कि इसका हो गया 80%। तो 80% में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा अरब सागर, जिसे इसका पिता भी कहते हैं, ध्यान रखना। और मुख्यतः ये 13 जिलों में फैली हुई है। वैसे 7 जिलों में फैली हुई है अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो। और इसकी चोटियों के नाम याद रखने भी आपको जरूरी है। और अरावली पर्वतमाला की शुरुआत है वो होती है पालनपुर से। शुरुआत कहाँ से? पालनपुर, गुजरात से। गुजरात से होती है और ये दिल्ली तक जाती है। और हरियाणा में इसे डोसी पर्वतमाला भी कहते हैं और अन्य नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इनमें से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती? बेड़च, बनास, सोकड़ी या पार्वती, इनमें से बताना है आपको कि कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। तो इसके लिए देखो एक ट्रिक है, बेबना सासू को खा लूं। बेबना सासू को खा लूं, ठीक है। आपको सासू को खाना खोना नहीं है, ये बस ट्रिक याद आप रख सकते हो एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। तो बेड़च, बे से हो गया बेड़च, बे से क्या हो गया? बेड़च। और बना से क्या हो गया? बनास। बनास निकलती है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, ये हमने पढ़ा था उसमें। फिर सा से हो गया साबरमती, सू से हो गया सूकड़ी, को से हो गया कोठारी, खा से हो गया खारी और लू से हो गया लूणी। तो यहाँ पे आपको पार्वती डिफरेंट दिख रही हुई, तो ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, एमपी से निकलती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत काम आएंगे एग्जाम में। दक्षिण अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। दक्षिण अरावली की यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ना कि मैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा हूँ, मैं दक्षिण अरावली की बात कर रहा हूँ।
देखो सबसे जो ऊंची चोटी है अरावली की वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। और दूसरी है दिलवाड़ा शेर या जरगा, तो दूसरी है शेर। तो ये आप याद रख सकते हो, एक ट्रिक है इसकी भी, गुरु से दिल लगाकर जरासा को बनाए रखो तारा बेरू बाबा। गुरु शिखर, सेल, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, फिर को नागौरियन। ठीक है, बहुत सारी चोटियाँ हैं, अभी पढ़ लेंगे हमने मेन। तो दक्षिण अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी आपके, कौन सी, शेर आ जाएगी दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की शेर की, तो वो 1597 मीटर आ जाएगी। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि कुंभलगढ़ से गोगंदा के बीच का पठार क्या है कहलाता है, ये बताओ। अब लसाड़िया का कहलाता है, बोराट का कहलाता है, गिरवा कहलाता है, या इसरना बाकर, क्या है। तो देखो जो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का पठार है, आपको याद रखना है, ये कहलाता है बोराट का पठार। इसका सही आंसर रहेगा बोराट का पठार। अगर आपसे पूछ ले कि लसाड़िया का पठार कौन सा है, जयसमंद झील के पूर्व में विच्छेदित, ये है उदयपुर में। जयसमंद झील के पूर्व में विच्छेदित है लसाड़िया का पठार। गिरवा भी उदयपुर को घेरे हुए है, तो उसे गिरवा कहते हैं। इसरना बाकर क्या है, देखो जालोर पर्वत की 3 मुख्य चोटियां हैं, बता दूं आपको मैं, रोजा बाकर, इसरना बाकर और जारोला पहाड़। तो उसमें सबसे ऊंची 839 मीटर की ये, तो जालोर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये पूछ ले तो आपकी ये होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा बोराट का पठार। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो 12वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको। टोडगढ़ है, या उसे मराई जी भी कहते हैं, तारागढ़ है, नागपहाड़ है, या रघुनाथगढ़ है। देखो जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है टोडगढ़। टोडगढ़ आपका यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 933 मीटर। कितनी, 933 मीटर। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। ये है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1055 मीटर। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अरावली को बूंदी में किस नाम से जाना जाता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अरावली को बूंदी में किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। मालखेत की पहाड़ियाँ, आडा वाला पर्वत, अड्डा वड्डा, डोसी की पहाड़ियाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है अरावली के बारे में। तो अरावली को जो बूंदी में है वो आडा वाला पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में बोलते हैं, और डोसी की पहाड़ियाँ हरियाणा में बोलते हैं इसे, कहीं पे हरियाणा में। और अड्डा वड्डा बोला जाता है इसे उदयपुर के अंदर। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 1 सेकेंड। ये कहता है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से युग में हुआ, ये हमें बताना है। प्री कैम्ब्रियन में हुआ, पर्बो कार्बोनिफेरस में हुआ, प्लिस्टोसीन में हुआ, या आर्कियन में हुआ। ये आपको बताना है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ था। देखो जो अरावली पर्वतमाला है इसका सही आंसर रहेगा प्री कैम्ब्रियन में इसका निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन में अरावली पर्वतमाला का निर्माण होता है। और जो पर्मो कार्बोनिफेरस है इसमें होता है थार के मरुस्थल का निर्माण। ये क्या है कि वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए नाम हैं, इनको युग के अनुसार डिवाइड किया गया है। ये डीप में अब जब हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं। तो पूर्व का मैदान है, ये बना था प्लिस्टोसीन काल में। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व का मैदान कब बना था, तो वो हो जाएगा आपका प्लिस्टोसीन काल में। आर्कियन युग में बना है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है जो आर्कियन युग में बना है। जो अरावली पर्वतमाला है, देखो पूरे विश्व की है ना सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला पूछा जाए तो अरावली का नाम ही आता है। तो अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि अरावली पर्वतमाला के डालों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, ये बताओ आप। वालरा कहलाती है, चिमाता कहलाती है, दजिया कहलाती है, या बत्रा कहलाती है, क्या कहते हैं उसे, ये आपसे पूछा गया है। ये देखो विशिष्ट जाति करती है, जनजाति हम कह सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर रहेगा वालरा।
डालों पे अगर पूछा जाए ना, डालों पे, जैसे ये पहाड़ है, इन डालों पे जो खेती होगी ना तो वो वालरा कहलाएगी। और कौन सी जाति पूछ ले आपसे कि कौन सी जाति करेगी, तो ये करेगी ग्रासिया। और वालरा होती है कहाँ पे, सिरोही में। अब मैं नेक्स्ट आपको एक चीज और बता दूं कि चिमाता है, ये होगी कहाँ पे, जैसे ये पहाड़ है अपने, अब यहाँ पे मैदानों में खेती जो हो रही है ना, ये चिमाता कहलाती है। और ये कौन करते हैं, भील। और सबसे ज्यादा उदयपुर में, भील वही है। फिर बात आती है दजिया की। ये अरावली पर्वतमाला के दक्षिण भाग में जो खेती होती है ना, जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, इसके जो दक्षिण में जो खेती होती है, ये दजिया। दजिया कौन करते हैं, डामोर जनजाति। और डामोर कहाँ पे, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो इससे एक क्वेश्चन और याद रह गया आपको कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा डामोर पाए जाते हैं। अब बत्रा की बात आती है। बत्रा कहाँ पे होती है, ये दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। बत्रा सहरिया जनजाति करती है बत्रा खेती। और सबसे ज्यादा सहरिया कहाँ पे है, बारां में। और ग्रासिया सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सिरोही के अंदर। तो ये आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बाड़मेर की सिवाना तहसील को, बाड़मेर की सिवाना तहसील की बात कर रहे हैं हम, और जालोर के मध्य जो पहाड़ियां स्थित है, जिसे 56 की पहाड़ियां कहलाती है। ठीक है, सबको पता है कि बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर के मध्य जो पहाड़ियां हैं वो 56 की पहाड़ियां हैं। मैदान हमने पढ़ा था, हमने प्रतापगढ़ वाला, बांसवाड़ा वाला। अब ये पहाड़ियों का आकार पूछा है कौन सा है, गुम्मद नुमा है, तत्सरी नुमा है, क्षैतिज नुमा है, लंबवत है। तो इसका सही आंसर रहेगा गुम्मद नुमा आकार की है ये पहाड़ियां, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात है कि राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार पूछा है आपसे कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है राजस्थान का, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का है, आबू का है, देसरो का है, या मेसा का पठार है, इसमें आपको आंसर देना है कि कौन सा पठार है आपका सबसे ऊंचा है यहाँ पे। तो जो उड़िया का पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है, ध्यान रखना, कितना 1360 मीटर ऊंचा है। और सिरोही के अंदर है, वहां पे सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर। एक चीज मैं बता दूं, जो पठार होता है उसका ऊपरी भाग सपाट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऊपरी भाग सपाट होता है। और जो आबू का पठार है ये भी सिरोही में। और देसहरों का पठार अगर आपसे पूछा जाए कि देसहरों का पठार कहाँ पे है, तो ये है उदयपुर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए मेसा का पठार, इस पे देखो चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है मेसा के पठार पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे कह सकते हैं अपने। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो 18वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्षेत्रफल, थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। थार के मरुस्थल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो 9% है ये तो फैली हुई है अरावली, और 61.11% है थार। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ये। और जो 23% है ये है पूर्व का मैदान। क्या है, पूर्व का मैदान। ये भी डाटा आपको याद रखना है, ध्यान रखना। ये क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे निवास करती है, तो वो है पूर्व के मैदान में। 40% जनसंख्या निवास करती है, याद रखना आप अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और 39% थार के मरुस्थल में निवास करती है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे कि निम्न में से कौन सा रन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन आपसे पूछा गया है कि कौन सा रन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, बाप, थोब, भाकरी या लावा। देखो जो थोब रन है ये सबसे बड़ा रन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि आपको मिलेगा बाड़मेर के अंदर। बाप रन आपको मिलेगा पूछा जाए तो जोधपुर में। कहाँ पे, जोधपुर में। और ये दोनों रन आपको मिलेंगे जैसलमेर में। और देखो जो रन होते हैं उन्हें ढांड, ठाट, टाट, अगर उनमें पानी भर जाए ना तो उनको पलाया बोलते हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो खाली पड़े हैं तो उन्हें रन नहीं बोलेंगे। और जो थोब रन है ये आपको बाड़मेर में मिलेगा। कहाँ पे, बाड़मेर में। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन
देखो डेजर्ट जोन को देखते हुए कि केंद्रीय भूजल बोर्ड ने कुछ क्षेत्र है उनमें जल दोहन को पे रोक लगा दी कि आपको यहाँ से जल दोहन नहीं करना। तो वो कौन कौन से हैं? जोटवाड़ा जयपुर में, पुष्कर अजमेर में, धोंत श्रीमाधोपुर सीकर में, मंडावा झुंझुनू में, या उपयुक्त सभी, ई ऑप्शन। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इन सभी पे जल दोहन पे रोक लगा दी गई है। अब हमने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, ये आपसे पूछा गया है। जो सूखा संभाव्य कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, 74, 75, 77, 78, 92, 93 या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका आपका जो उत्तर हो जाएगा 74, 75। बार बार एग्जाम में देखो कम से कम 25-30 बार आ चुका है ये। और 77, 78 में क्या हुआ था? मरु विकास कार्यक्रम। अगर मरु विकास कार्यक्रम आपसे पूछ ले कि शुरुआत कब हुई, तो 77, 78 में। अगर आपसे पूछ ले कि समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 92, 93। अब हमने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो 22 का क्वेश्चन क्या कहता है, ये एग्जाम में अभी आया था लेटेस्ट, कि निम्न में से कौन से स्थानों पर बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ठीक है, आपसे बरखान जो स्तूप है उनके बारे में पूछा है कि बरखान स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। और ये 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं। आपको जो जगह दे रखी है, पालेरी चूरू, सूरतगढ़, करणी माता, ओसियां, जोधपुर, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। इस सभी जगह बरखान या अर्धचंद्राकार पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और बरखान का छोटा रूप होता है अनुधेरे बालू का स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, कि हवा के पवन की बहाव की चलने की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। हवा या पवन की बहाव की चलने की दिशा के जो समकोण पे बालू का स्तूप बनता है वो कौन सा आपसे पूछा गया है। तो ये आप इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान या नेबखा। तो अनुप्रस्थ इसका सही आंसर होगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये बरखान का छोटा रूप होता है। जो अनुदैर्ध्य होता है इसे पवनानुवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, पवनानुवर्ती, तलवार की जो तलवार है उसके समान आकृति होती है। और इसे अल्प स्तूप, इसके बीच में जो आकृति होती है इसे अल्प या कटक भी कहते हैं। बरखान हमने पढ़ ही लिया। और जो नेबखा होता है, नेबखा अगर आपसे पूछा जाए कि नेबखा कैसे बनता है, तो ये होता है छोटी वनस्पति के अवरोध से बनता है नेबखा, आपको ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अवरोधी बालू का स्तूप निम्न में से कौन सी जगह पे मिलता है? अवरोधी के बारे में पूछा गया है। देखो जो अवरोधी बालू का स्तूप है ये आपके क्या कि बड़ी जैसे भवन, बिल्डिंगें या कोई पत्थर पुत्थर और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें मिट्टी के जमाव से इनके कारण जो बनते हैं। बुड्ढा, पुष्कर, बिचून पहाड़, जोबनेर कहाँ पे मिलते हैं, इन तीनों में से आपको बताना है। और सीकर की पहाड़ियों में भी मिलते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा ये सीकर की पहाड़ियों में भी आपको मिलेगा। तो अवरोधी ध्यान रखना, नाम से स्पष्ट है। अब है बांगर प्रदेश निम्न में से किस जिले का बाग सम्मिलित नहीं है? बांगर प्रदेश की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बांगर प्रदेश में किस जिले का बाग सम्मिलित नहीं है? झुंझुनू, सीकर, नागौर या जयपुर। अब देखो जो शेखावटी का क्षेत्र है ये कहलाता है बांगर प्रदेश, और जो जयपुर है ये इसमें सम्मिलित नहीं है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब आपसे क्या पूछा गया है? अब आपसे पूछा गया है कि मरुस्थल को दो भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है? मैंने मरुस्थल का कहा है, ना कि राजस्थान का। तो जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एक क्या है कि महामंदिर जालरा है। महामंदिर जालरा क्या होता है कि पानी है ना इकट्ठे करने की विधि होती है बहुत सारी, जैसे कोई भी विधि, बेरी, टांका। तो ऐसे जालरा भी पानी इकट्ठा करने की विधि होती है। तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपके जोधपुर के अंदर। यहाँ पे महामंदिर की नाथ संप्रदाय की जो पीठ भी है, मुख्य पीठ, वो भी ध्यान रखना।
अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28वां प्रश्न क्या कहता है कि शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बीड़, बीड़ा, बीड़ या थड़ी? तो ये कहा जाता है बीड़। शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों को बीहड़ चंबल बनाती है। आपको ये सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर में मिलेंगे बीहड़। कहाँ पे? सवाई माधोपुर। और थड़ी है वो गंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया को कहते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का प्रत्यक्ष रूप से किसका हिस्सा है? मैं इस चीज पे फोकस करना, मैं प्रत्यक्ष रूप से बोल रहा हूं, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से है वो मालवा के पठार का हिस्सा। अगर पूछ ले कि अप्रत्यक्ष रूप से किसका है, तो आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। ठीक है। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है आपसे। देखो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, वो है चांदवाड़ी। कौन सी है? चांदवाड़ी। और दूसरी है आ जाएगी आपके सतूर। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अब आपसे पूछा गया है कि डग गंगाधर की उच्च भूमि कहाँ स्थित है? डग गंगाधर की उच्च भूमि कहाँ स्थित है? तो इसका आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। जो झालावाड़ है यहाँ पे डग गंगाधर की उच्च भूमि है। और जो बारां है, शाहबाद बारां का, वो शाहबाद का उच्च क्षेत्र कहलाता है बारां जिले में। अब आपकी बात आती है नेक्स्ट कि अरावली पर्वतमाला को दक्षिण पूर्वी पठार से कौन पृथक करता है? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा करती है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट करती है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब बात आती है कि उत्खात शिलाकृति मुख्यतः फैली है। उत्खात मतलब कटी फटी। पूर्वी राजस्थान में चंबल बेसिन में, बनास का मैदान या छप्पन का मैदान कहाँ पे फैली हुई है? जो उत्खात शिलाकृति है किस बेसिन के अंदर फैली हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में आपको उत्खात शिलाकृति देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं प्राचीन जलोढ़ मृदा निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्या बात कर रहे हैं? प्राचीन की बात कर रहे हैं, नहीं की नहीं कर रहे, ध्यान रखना। एक सेकंड। जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है आपके बांगर के मैदान में। बांगर या बांगर भी कहते हैं। बाबर में आपके मिलेगी नवीन जलोढ़ मृदा। कौन सी? नवीन जलोढ़ मृदा आपको बाबर में मिलेगी। ठीक है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे कि निम्न में से किस नदी का, एक सेकंड इसको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, निम्न में से किस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत राजस्थान के कुल जल ग्रहण प्रतिशत के सापेक्ष अधिक है? सबसे अधिक है, सर्वाधिक, यहाँ पे लिख लो आप, सर्वाधिक है। बनास, लूणी, चंबल या माही? देखो जो सबसे ज्यादा है जल ग्रहण क्षेत्र वो है बनास का, फर्स्ट। ये मैंने क्रम वाइज लिखी है। सेकंड है यहाँ पे लूणी का, थर्ड है यहाँ पे चंबल का, फोर्थ पे है माही। तो सर्वाधिक हो गया बनास का। अब अपने चलते हैं निम्न में से कौन सी नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? देखो चंबल की सहायक नदी यहाँ पे पूछा है, कौन सी नहीं है? जो काली सिंध है चंबल की सहायक है, पार्वती भी है, मेज भी है, और जो जोजड़ी है ये लूणी की सहायक नदी है। ये किसकी है? लूणी की सहायक नदी है। और एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो जोजड़ी ही है, ध्यान रखना। अब है कि बिसलपुर बांध जो टोंक में है किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है। जो टोंक में बिसलपुर बांध है वो चंबल पे है, बनास पे है, कोठारी पे है या गंभीर नदी पे है? ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। तो दोस्तों जो बिसलपुर बांध हो जाएगा आपका बनास नदी पे हो जाएगा। कहाँ पे? बनास पे, जो कि टोंक में है। चंबल नदी पे कितने बांध है? 4 हैं। कौन कौन से? गांधी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवार और कोटा बैराज। ठीक है। ये क्रम भी पूछा जाता है इसका, दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्यान रखना। ये एमपी के अंदर है। कहाँ पे? ये एमपी में है। कोठारी नदी पे कौन सा बांध है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोठारी नदी पे आपके कौन सा बांध है, तो मेजा बांध। कौन सा? मेजा बांध, जो कि आपके पड़ेगा
भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अगर आपसे पूछ ले कि गंभीरी नदी पे कौन सा बांध है, तो वो है पांचना बांध। कौन सा? पांचना बांध गंभीरी नदी पे है। और जो राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध यही है, पांचना बांध, राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ। इसका सही आंसर बनास रहेगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। आलनिया कौन सी नदी की सहायक नदी? आलनिया पूछी गई है। आलनिया देखो जो नदी है कोटा जिले के मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी से निकलती है ये। और ये जो सहायक नदी है आलनिया, ये आपकी हो जाएगी चंबल की सहायक नदी है आलनिया, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39, माही नदी के बारे में है ये, कि माही नदी निम्न में से राजस्थान में किस जिले से होकर नहीं बहती? देखो हमने पढ़ा था कि जो माही नदी है वो 3 जिलों से होके बहती है। कौन से 3 जिलों से? कौन से? सबसे पहले देखो बांसवाड़ा में एंट्री करती है, फिर डूंगरपुर में जाती है, प्रतापगढ़ में जाती है, फिर डूंगरपुर में। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर में यहाँ पे नहीं बहती। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? लूणी की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा गया है। लीलड़ी, मीठड़ी, जवाई, मतलब ये उपरोक्त में से यहाँ पे इसको कोई नहीं कर लो, गलत कर दिया मैंने। जो 40वां क्वेश्चन है इसके अंदर आप, क्योंकि ये सभी इसकी सहायक नदी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, जवाई है, बांडी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं। अच्छा सही है, क्वेश्चन नहीं पढ़ लिया मैंने। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी है? तो उपरोक्त सभी, ये सारी नदी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सागी, खारी, सूकड़ी, जवाई और बांडी, जोजड़ी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। जोजड़ी, बांडी, ठीक है, ये सभी सहायक नदी है। और जो लूणी नदी है ये 6 जिलों में बहती है। देखो सबसे पहले नागपाड़ से निकलती है, वो फिर इसके बाद अजमेर से निकलने के बाद ये जाती है नागौर में, फिर कहाँ पे जाएगी? पाली, जोधपुर में, फिर बाड़मेर में, फिर जालौर से निकल जाती है, ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे 41वां क्वेश्चन, नाग पहाड़, सागरमती व पुष्कर में सरस्वती। ये लूणी नदी के बारे में है, क्योंकि लूणी कैसे बनती है ये पूछा गया है कि नागपाड़ से निकलती है सागरमती नदी और पुष्कर से निकलती है सरस्वती नदी। तो ये दोनों मिलकर ना एक धारा बनाती है, तब उसको लूणी कहते हैं। तो ये कहाँ पे बनाती है? तो गोविंदगढ़ नामक जगह है अजमेर में ही, वहाँ पे मिलके ये लूणी बनती है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल पूछा आपसे, कौन सा जिला है? कि पश्चिमी बनास नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके जालौर, सिरोही, बाड़मेर या उदयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा सिरोही। सिरोही में कहाँ से? नया सनवाड़ा, सिरोही से पश्चिमी बनास नदी निकलती है। और इसकी जो कच्छ की खाड़ी में अंत में विलय हो जाती है। और जो सीपू या सोकली नदी है इसकी सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे कांठल की गंगा किसे कहते हैं? माही को, सोम को, खारी को या लूणी को किसको कांठल की गंगा कहा जाता है? तो जो एमपी से अपने माही नदी निकलती है तो उसे कहा जाता है कांठल की गंगा। माही नदी को यहाँ पे कहा जाता है कांठल की गंगा। अब बात करते हैं कि किस नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है? कांतली नदी कहाँ पे बहती है? सीकर में। घग्गर, गंगानगर, हनुमानगढ़, SGNR, HMH, ठीक है। और जो कांकनी या कांकनिया नदी है इसको कहा जाता है मसूरदी नदी, जो जैसलमेर में बहती है, 27 किलोमीटर बह के विलुप्त हो जाती है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रंगाई छपाई उद्योग के लिए, अब अपने झीलों पे आ गए हैं। देखो जो रंगाई छपाई उद्योग के लिए किस झील के नमक का उपयोग किया जाता है? डीडवाना, सांबर, पचपदरा या लूणकरणसर झील। इनमें से आपको बताना है कि, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, तो वो है डीडवाना झील। इसका नमक खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। और सांबर झील है, आपको पता है इसमें जयपुर, नागौर, अजमेर जिले सम्मिलित है। और खारे पानी की जो लवणीय झील सबसे बड़ी झील है राजस्थान में, वो सांबर झील है। और जो पचपदरा झील है इसमें 98% सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा
98% है इसमें। NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। सबसे उत्तम क्वालिटी का नमक यहाँ पे मिलता है। और मोरली नामक झाड़ी से नमक के सफ्टिक बनाए जाते हैं यहाँ पे। लूणकंसर झील आपको मिलेगी बीकानेर। और जो पचभद्रा झील है यहाँ से नमक निकालती है खारवाल जाति। कौन सी? खारवाल। खारवाल जाति यहाँ से नमक निकालने का प्रमुख रूप से कार्य करती है। अब है खारे पानी की कावोद झील है, ये कहाँ पे है? खारे पानी की कावोद झील आपको मिलेगी जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर मिलेगी। अब हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी झील, एक झील है, एक सेकंड, निम्न में से कौन सी झील है जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है? कि जहाँ पे जो नमक का उत्पादन है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा करती है। सांबर है, डीडवाना है, रेवासा है, कौन सी है इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो सांबर झील। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे कि डेबर झील निम्न में से किस झील का उपनाम है? डेबर किसे कहा जाता है? जैसमंद, राजमंद, पिछोला या फतेह सागर? देखो जो जैसमंद झील है इसे कहा जाता है डेबर झील। देखो इसमें 7 टापू है। दो सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा टापू वो है बाबा का बागड़ा, बाबा का बागड़ा। और एक है प्यारी, सबसे छोटा। और यहाँ पे आइलैंड रिसोर्ट भी बना हुआ है। और जो राजसमंद झील है, राजसमंद जिले के अंदर है, महाराणा राज सिंह द्वारा बनाई गई थी 1662 ईस्वी में। और इसका उत्तरी भाग नौचौकी पाल कहलाता है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? नौचौकी पाल। अब हम बात करते हैं पिछोला झील की। राणा लाखा के शासनकाल में बनी थी। किसके? राणा लाखा के शासनकाल में। और बनाता कौन है? बंजारे द्वारा इसका। और जगनिवास व जगमंदिर महल भी स्थित है इस झील के मध्य, पिछोला झील के मध्य। और जो फतेह सागर झील है ये उदयपुर में महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित की गई। और इसका जीर्णोद्वार मतलब फतेह सिंह द्वारा किया गया। और ड्यूक ऑफ कनॉट ने फतेह सागर झील की नींव रखी थी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। सिल्लीसेठ झील किस जिले में आपको बताना है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या राजसमंद? तो अलवर जिले के अंदर है सिल्लीसेठ झील, आपको याद रखना है। अब बात आती है सूरसागर। सूरसागर झील कहाँ पे है? बीकानेर, बांसवाड़ा, बूंदी या बारां? तो बीकानेर के अंदर आपको मिलेगी सूरसागर झील। और कोलायत झील भी आपको बीकानेर में मिलेगी। कायलाना आपको मिलेगी जोधपुर के अंदर। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 1 सेकेंड। हाँ, तो 51 कहता है कि बालसमंद झील स्थित है राजसमंद में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है या बीकानेर में है? ये आपको बताना है। जो बालसमंद झील है वो कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, राजसमंद मत करके आ जाना। जो बालसमंद झील है ये है जोधपुर के अंदर। अब बात आती है गेव सागर झील। गेव सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो जो गेव सागर झील है दोस्तों ये स्थित है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या झालावाड़? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा डूंगरपुर के अंदर गेव सागर झील स्थित है। और जो मेली बांध, अब आपसे पूछा गया है कि मेली बांध कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बारां या प्रतापगढ़? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर जिले के अंदर आपको मेली बांध मिलेगा। अब बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अंगाई बांध कहाँ पे है? भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर में या करौली के अंदर? ये आपको बताना है। तो दोस्तों धौलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलपुर के अंदर आपको मिलेगा अंगाई बांध। अब अपने चलते हैं तलवाड़ा झील। पूछा गया आपसे कि तलवाड़ा कहाँ पे मिलेगी? देखो तिलवाड़ा एक जगह है बाड़मेर में, तो वहाँ उसके चक्कर में मत पड़ जाना। बुड्ढा जोड़ आपको गंगानगर में मिलेगा। तो तलवाड़ा झील आपको मिलेगी हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का क्या औसत है? कि मतलब कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है औसत वर्षा राजस्थान में? तो वो होती है 57.51। ध्यान रखना 57.51 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा, वार्षिक वर्षा राजस्थान में होती है।
और दोस्तों जो शीतकाल में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ये कहता है कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण का आधार पूछा है। मुख्य आधार मतलब मुख्य आधार क्या माना इसने, तो इसने माना वनस्पति को मुख्य आधार, बाकी और भी मतलब वर्षा तापमान को भी माना, मुख्य आधार वनस्पति को माना। अब बात करते हैं कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार कौन से जिले AW, जो AW जलवायु है उसके अंतर्गत आते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ या उपयुक्त सभी। इसके अलावा थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ का भी हिस्सा आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब बात करते हैं हम थॉर्नवेट की। देखो जो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है इसके अनुसार राजस्थान का अधिकतम क्षेत्र पूछा गया है कि किसके अंतर्गत आता है, CAW, DAW, DBW या EAD। देखो जो EAD है वो जैसलमेर का है और जो DBW है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में मुख्यतः है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा DAW, इसके अंतर्गत आता है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछा है, माउंट आबू, झालावाड़, सिरोही या जैसलमेर, तो ये हो जाएगा माउंट आबू। और सर्वाधिक वैसे पूछ ले जिला तो झालावाड़ आपका आंसर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। अब आप में को क्या है कि जो ISFR की वन रिपोर्ट है 2021 की, उसके अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनावरण पूछा है, फॉरेस्ट कवर। ठीक है, वनावरण पूछा है तो कितना है, 4.87 है, 2.55 है, 5 है या 6 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.87% वनावरण है। और ये जो 2.55 दिखना है ये है वृक्षावरण। ठीक है, ये क्या है, वृक्षावरण। अब अपने चलते हैं 62वां क्वेश्चन कि राजस्थान में दूसरे सर्वाधिक वनावरण वाले जिले का नाम बताना है। दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाले जिले की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या है कि ये क्रम वाइज ही लिखा है, उदयपुर, अलवर ये फर्स्ट पे है और अपने पे पूछा गया है कि दूसरा, तो दूसरे पे अलवर ही है, तो इसका सही आंसर तो अलवर हो जाएगा। इसके अलावा फिर प्रतापगढ़ थर्ड पे आता है और चौथे पे आएगा आपका 12, पांचवे पे चित्तौड़गढ़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे कि राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक वनावरण। अब की बार मैंने क्या पूछा है कि इस बार मैंने प्रतिशत पूछा है कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, कि जहाँ पे वनावरण सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट पे तो उदयपुर ही है, दोनों में उदयपुर फर्स्ट पे, लेकिन अब क्रम चेंज हो जाएगा, अब अलवर की जगह आ जाएगा सेकंड पे प्रतापगढ़, तीसरे पे आ जाएगा करौली और यहाँ पे कितना है 23.49%। ध्यान रखना वनावरण कितना है 23.49, प्रतापगढ़ में कितना है 23.24% और करौली इसके बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पे सिरोही, फिर करौली। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे कि राजस्थान का न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला पूछा गया है। न्यूनतम कौन सा है, जोधपुर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है। प्रतिशत वाले की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो जोधपुर में सबसे कम है 0.48% न्यूनतम, और दूसरे नंबर पे है चूरू में 0.56%। अगर आपसे प्रतिशत ना पूछे, ऐसे पूछ ले कि न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो चूरू आ जाएगा और फिर दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि राजस्थान का, क्वेश्चन नंबर 65 में, कि राजस्थान का वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई है वो बताओ जिला। सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे -32.46 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे कमी हुई है, तो ये है जालोर जिला आपका। जालोर में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि आपके हुई है अजमेर के अंदर। अब है कि ISFR 2021 के अनुसार झाड़ी क्षेत्र पूछा है, मतलब झाड़ियाँ जोड़ियाँ किन्ने बोली है, तो सबसे ज़्यादा पाली, करौली, गंगानगर या हनुमानगढ़, ये आपको बताना है कि झाड़ियाँ कहाँ पे सर्वाधिक है। देखो सारों ज़्यादा झाड़ी मिलेगी पाली में, तो पाली का ना जाइयो, उड़ जाड़ जगह पड़ जाओगा। दूसरे पे है करौली। सबसे कम अगर आपसे पूछ ले तो सबसे कम न्यूनतम झाड़ी वाले जिला, तो ये हनुमानगढ़ है न्यूनतम झाड़ी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, झाड़ी वाला जिला। और सर्वाधिक वाला पाली हो गया। अब अपने चलते क्वेश्चन नंबर 67, अत्यधिक सघन वन पूछा है। अत्यधिक सघन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे,
राजस्थान की कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत पे कितने प्रतिशत है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, 0.02% पे अत्यधिक सघन वन है। इसके अलावा ये जो 1.28% है तो ये है मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन। और 3.57 पे है खुले वन, कितने? खुले वन। और 4.87% भाग पे है कुल वनावरण, ये है कुल वनावरण। तो ये सारा डाटा इसी के अंदर आ गया, इसलिए मैंने सेट किया था इसको। अब 68वां प्रश्न क्या कहता है कि अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। जो राजस्थान में देखो जो अभिलेखित वन क्षेत्र है वो 9.60% है, ध्यान रखना ना, इसके अनुसार 9.60% राजस्थान के भाग पे वन है अभिलेखित वन क्षेत्र के आधार पर, और राजस्थान का स्थान आता है 15वां। अब हम बात करेंगे 69 में क्या कहता है कि राजस्थान में कितने प्रतिशत रक्षित या सुरक्षित, इसे या तो रक्षित भी कहते हैं और सुरक्षित भी कहते हैं, मतलब कितने प्रतिशत रक्षित या सुरक्षित वन है ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 56.49%। अगर आपसे पूछ ले कि 37.5% क्या है तो ये है आरक्षित वन, ये है आरक्षित वन, और ये है अवर्गीकृत वन। अगर आपसे पूछ ले कि रक्षित वन सबसे ज्यादा कहां पे है तो 12 में, आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां पे है तो उदयपुर में, और अवर्गीकृत वन सबसे ज्यादा कहां पे है बीकानेर के अंदर। तो ये बातें भी साथ में आप ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70वां प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये कहा गया है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में आबू पर्वत, झालरापाटन, कोटा या बारा में, तो ये एक ही जगह पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वो है आबू पर्वत क्षेत्र सिरोही के अंदर। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे कि राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, आपको बताना है। शुष्क सागवान के, अर्ध शुष्क या उष्ण कटिबंधीय दोक वन, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ मिश्रित वन, या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय कांटेदार वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो दोक वन है, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय दोक वन ये पाए जाते हैं आपके 58.12%। कितने? 58.12% भाग पे ये वन पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले शुष्क सागवान के वन, ये मुख्यतः देखो दक्षिण भाग में मिलेंगे, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, ये मिलेंगे आपको 6.87% भाग पे। अगर आपसे पूछ ले उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ मिश्रित वन, मिश्रित पूछ ले तो ये 28.40% भाग पे। और आपसे पूछ ले कि कांटेदार वन मतलब उष्ण कटिबंधीय या अर्ध उष्ण कटिबंधीय या मरुस्थलीय कांटेदार वन, तो ये मिलेंगे आपको सिर्फ 6.23% भाग पे, सॉरी 6.23% भाग पे मिलेंगे, और सदाबहार वन मिलेंगे आपको 0.38% भाग पे। अब हम बात करेंगे छोटा किलकिल किस जिले का शुभंकर है। आपको बताना है कि जो छोटा किलकिल है वो किस जिले का शुभंकर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ का। किसका? हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, ये जिले के शुभंकर है, आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो झालावाड़ का हो जाएगा गागरोनी तोता, गागरोनी तोता। जालोर का हो जाएगा भालू, और नागौर का हो जाएगा राजहंस, और टाइगर हो जाएगा सवाई माधोपुर का। याद रखना, शेर मत करिए ना, सवाई माधोपुर का टाइगर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे कि सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। मतलब जिसमें सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी पर बल सर्वाधिक दिया गया वो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है कि बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में है कि बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में या सवाई माधोपुर में? तो ये हो जाएगा आपका भरतपुर के अंदर। इसमें भरतपुर के अंदर धौलपुर में कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका वन विहार, और एक हो जाएगा केसर बाग। सवाई माधोपुर में आपका रणथंभौर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय उद्यान भी है, बाघ परियोजना भी प्रथम यहाँ चालू हुई थी।
ठीक है, अलवर में आपका हो जाएगा सरिस्का। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई, ये आपको बताना है कि चौथी बाघ परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा या रामगढ़ विसदारी। तो इसका सही आंसर होगा रामगढ़ विसदारी के अंदर की गई थी चौथी जो बाघ परियोजना है, 16 मई 2022 को। 16 मई 16 मई 2022 को ये की गई थी और ये जो फैला है 1501.89 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। और जो पहली बाघ परियोजना की शुरुआत होती है 1973-74 के अंदर होती है, रणथंभौर के अंदर ये फर्स्ट बाघ परियोजना है, ध्यान रखना। दूसरी सरिस्का में है 78-79 के अंदर होती है ये। और जो मुकुंदरा हिल्स वाली है ये 2013 के अंदर होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे कि यूनेस्को जो विश्व धरोहर है का दर्जा किस राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया। देखो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला रणथंभौर आता है, फिर केवलादेव आता है जो भरतपुर में है, गना पक्षी विहार भी जिसे कहते हैं, पहले इसका नाम था। तो दर्रा जो राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको दिया गया है यूनेस्को का दर्जा, ध्यान रखना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर के अंदर है। और जो दर्रा है ये कोटा चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है। देखो जो गोगेलाव है वो बीकानेर, जोधपुर, नागौर के अंदर है गोगेलाव। और इसके अलावा रोट्टू भी याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पे है संरक्षित क्षेत्र। गुड्डा बिश्नोइया कहाँ पे है, जोधपुर में। तो ये जो बीड़ झुंझुनू के अंदर है, बीड़ बोला है मैंने, ध्यान रखना, बीड़ झुंझुनू के अंदर है, ये भी याद रखना। साथ में रणखार याद रख लेना, जालोर में है। अब है कि 78 अशोक विहार मृगवन कहाँ पे है। अशोक विहार जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ या चूरू। तो जयपुर के अंदर है अशोक विहार मृगवन। चूरू के अंदर ताल छापर अभयारण्य, ध्यान रखना, ताल छापर जो कि काले हिरण के लिए है, ठीक है। अब है 79 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि लाल लोमी मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। लाल लोमी मृदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। उदयपुर, डूंगरपुर, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये उदयपुर व डूंगरपुर दोनों जगह पे लाल लोमी मृदा पाई जाती है, ध्यान रखना। मिट्टी में क्वेश्चन एक पक्का आता है एग्जाम में। अब बात आती है 80 क्वेश्चन की कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, एरेडी, एल्फी, एंटी या इंसेप्टी। ये आपको बताना है कि एरेडी पाई जाती है, एल्फी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा एंटी सोइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एंटी सोइल है क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है। और जो एरेडी सोइल है ना वो अरावली के जस्ट चिपते जो जिले हैं ना, नागौर, पाली, जालोर, इस साइड, मतलब अरावली के जस्ट पश्चिम वाले जिले हैं वहाँ पे पाई जाती है। और अल्फी और इंसेप्टी भी जो जयपुर टोंक के आसपास के एरिया में मैक्सिमम पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में एंटी सोइल्स पाई जाती है। अब है कि साई रोजेक्स और रेवेरिना मृदा कहाँ पे मिलेगी आपको, किस जिले में मिलेगी, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या चूरू में। तो ये मिलेगी आपको गंगानगर के अंदर। बीकानेर में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी जिप्सी फेरस, ध्यान रखना, जिप्सी फेरस भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिप्सी फेरस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। उच्च शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश है जिसे 1C से दर्शाते हैं अपने, जैसे किस जो विभाजन किया गया था कृषि जलवायु प्रदेश का, तो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, बीकानेर, जैसलमेर या चूरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जिले इसके अंदर आते हैं। उच्च शुष्क एवं जो जितने भी 10 प्रदेश है आपको याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में पक्का आता है। और यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है ना वो मरुस्थलीय मृदा है। कौन सी, मरुस्थलीय। अब अपने चलते हैं कि राजस्थान के पूछा गया है, 1 सेकेंड, 1 मिनट। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, 10 भागों में, उसमें बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्र मतलब कौन से में आते हैं, फर्स्ट ए में आते हैं, फर्स्ट बी में आते हैं, सेकंड ए में आते हैं या सेकंड बी में आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर।
तो ये आते हैं फर्स्ट ए के अंदर, ध्यान रखना, फर्स्ट ए के अंदर इसे कहते हैं शुष्क पश्चिमी मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान यहाँ पे इसको कहते हैं। और मरुस्थलीय मृदा और यहाँ पे बालू का स्तूप पाया जाता है मैक्सिमम। और जो फर्स्ट बी है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। और जो सेकंड ए है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? नागौर, सीकर और झुंझुनू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ध्यान रखना। और सेकंड ए को बोलते हैं अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। और सेकंड बी के अंदर लूणी बेसिन का संक्रांतिक मैदान, जालौर, पाली और सिरोही, जालौर, पाली, सिरोही। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार हाड़ौती प्रदेश किस में शामिल है? थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी या फिफ्थ में? तो ये आ जाएगा फिफ्थ के अंदर सम्मिलित है। इसे बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, आर्द्र, आर्द्र दक्षिण पूर्वी प्रदेश इसको बोलते हैं। ये भी पूछ लेता है कि इसको क्या बोलते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और ये फोर्थ भी हो जाएगा आर्द्र दक्षिण मैदान, आर्द्र दक्षिण मैदान। इसके अंदर आपके जो जिले हैं वो डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये 4 जिले इसके अंदर आएंगे। और जो थर्ड बी है ये बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान है, इसमें अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और करौली आएगा थर्ड बी में, ध्यान रखना। और थर्ड ए के अंदर जो आएगा वो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान आएगा, जिसमें जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक आएंगे। अब 85, मोही सुगंधा किस फसल की किस्म है? मोही सुगंधा, तो चावल, मक्का, कपास या गेहूं? तो ये है चावल की। और माई कंचन या धवल पूछ ले तो मक्का की, माई धवल या कंचन। अब बात करते हैं जौ की। जौ क्या पूछा गया है इसमें कि जौ का सर्वाधिक उत्पादन 2020-21 में राज्य के किस जिले में सर्वाधिक हुआ? गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर या भीलवाड़ा? तो इसका सही आंसर होगा गंगानगर में सर्वाधिक होता है। हनुमानगढ़ में गेहूं का होता है और इसके अलावा बाड़मेर और भीलवाड़ा भी बाजरा वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। अब राज्य में कुल जो प्रचलित कृषि भूमि जोत है वो कितनी है ये पूछा गया है। 76.55, 7.55, 60 या 80.81? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 76.55। और जो ये 7.65-75 है ये है महिला जोत का आकार। और पुरुष की निकालनी हो तो इसमें से ये महिला वाली घटा देना। अब है कि इसबगोल का पूछा गया है कि इसबगोल का उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का यहाँ पे स्थान आ जाता है प्रथम, जालौर में सबसे ज्यादा इसबगोल आपको मिलेगा। अब है भारत के कुल पशुधन का कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? आपको बताना है 12, 11.27, 13.50 या 20? कुल पशुधन का 89 क्वेश्चन है तो 11.27% राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 क्या कहता है? 90 पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है ये बताना है आपको। देखो जो इसमें जो कांकरेज है ये बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है, सांचौर क्षेत्र में, ये गाय की ही है। और जो थार पारकर है ये जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाती है, ये भी गाय की ही नस्ल है। और जो मालवी है, कौन सी मालवी, ये झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा में पाई जाती है। लेकिन जो मैसाणी है ये है भैंस की, किसकी? भैंस की नस्ल है। इसका मुख्य जो उत्पत्ति महसाणा जो जगह है गुजरात में वो मानी जाती है। अब अपने चलते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गोवंश कहाँ पे ये बताना है आपको। सबसे ज़्यादा गायें पाई जाती है जहाँ पे? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या धौलपुर में? तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी गायें बीकानेर में फर्स्ट, सेकंड पे जोधपुर में, और जयपुर में आपको मिलेगी सर्वाधिक भैंसें। सर्वाधिक भैंस कहाँ पे मिलेगी आपको? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है ये पूछा गया है।
चोकला, पुग्गल, मालपुरी या बारबरी। देखो चोकला है जो शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है मुख्यतः, वहाँ पे शेखावटी, ये भेड़ की ही नस्ल है, ध्यान रखना। और भारतीय मेरिनो भी इसे कहते हैं। और यह नस्ल क्या है कि छापर के नाम से भी जानी जाती है। इनका नाम क्या है? छापर, आपसे पूछ ले तो। और जो पुग्गल है ये बीकानेर साइड आपको मिलेगी, बीकानेर जैसलमेर में पुग्गल क्षेत्र के कारण इसका पड़ा। और जो मालपुरी है, कौन सी मालपुरी, ये टोंक क्षेत्र के पास मोटी ऊन के कारण इसके गलीचे बनाए जाते हैं। लेकिन जो बारबरी है ये बकरी की नस्ल है। ये किसकी है? बकरी की। बारबरी किसकी है? बकरी की है, जो ऑल ओवर बांसवाड़ा साइड में पाई जाती है। अब बात आती है भारतीय मेरिनो। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि भारतीय मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहते हैं? तो ये कहते हैं चोकला को। किसको कहते हैं? चोकला को। 1 सेकेंड, चोकला को कहते हैं, इसका सही आंसर रहेगा। और मगरा को क्या कहते हैं? अगर आपसे ये पूछ ले कि मगरा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बीकानेरी चोकला। ये भी पूछा गया एग्जाम में कि बीकानेरी चोकला किसे कहा जाता है, तो मगरा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये पूछा गया आपसे। तो ये है जोड़बीड़, बीकानेर के अंदर। अगर आपसे इसका एक वो ऊंट का दूध प्रसंग केंद्र पूछ लेना तो वो जयपुर के अंदर चला जाएगा। और अविकानगर टोंक में क्या है? भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, भेड़ व ऊन अनुसंधान, ठीक है। सेवर भरतपुर में वो तबीजी में है मसाला केंद्र। और जो सेवर भरतपुर में आपके आ जाएगा सरसों अनुसंधान केंद्र। अब क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? 95 पे चलते हैं कि दौसा की नीमला रायसेला किस एएस के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जो दौसा की एक खान है, नीमला रायसेला, मोरिजा बोनाल जयपुर की है। तो नीमला रायसेला उसमें से पूछा गया किस से है? लोहे से, मैग्नीज से, शीशा से है या तांबा से है? देखो जो नीमला रायसेला है वो है लोह एस के। देखो जो लोह के अन्य एस क्या है? हेमेटाइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट है, मैं बता दूं आपको। और सबसे जगह सर्वाधिक उत्पादक जिला अगर आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? वो है जयपुर, लोहे का, लोह एस का, ध्यान रखना। सर्वाधिक उत्पादक जिला जयपुर है, भंडार उदयपुर के अंदर है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे कि लीलवाणी व काला खूंटा खाने किस खनिज के लिए है? लीलवाणी, काला खूंटा किसके लिए है? मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा या लोहा? अब है मैग्नीज, इसका सही आंसर रहेगा। और जो मैग्नीज के अयस्क हैं, मैग्नीज के जो अयस्क हैं अन्य, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। साइलोमेलिन, साइलोमेलिन, ये भी पूछा जाता है कई बार कि साइलोमेलिन या पाइरोलूसाइट, ब्रोनाइट किसके अयस्क हैं? ब्रोनाइट या पाइरोलूसाइट। और मैग्नीज की जो अन्य खाने हैं प्रमुख, रेवासा सवाई माधोपुर में है, रेवसा है, सॉरी रेवासा नहीं है। और राजसमंद में है नेगड़िया, रूपाखेड़ा, तांबसरा, तांबासरा, ध्यान रखना, तांबासरा, तांबासरा भी यहाँ पे। लीलवाणी और काला कुंटा कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाए? बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर है। तामसरा भी बांसवाड़ा के अंदर है ये भी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे कि अलवर का गुड्डा किशोरीदास किस खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुड्डा किशोरीदास में क्या निकलता है अलवर के? तो यहाँ से निकलता है आपके सीसा जस्ता। क्या? सीसा जस्ता। सीसा जस्ता जहाँ निकलेगा वहाँ चांदी भी वहीं निकलेगी। चांदी का है इसका एग्नेटाइट, सीसा जस्ता का है कैलेमिन जिंकाइट। और जावर, देबारी, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, ये सारी उदयपुर की प्रमुख खाने हैं। सीसा जस्ता की खाने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। खाने देखो जो उदयपुर की है, जावर जो लाखा के समय निकली थी, देबारी, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, और जो राजसमंद की राजपुरा दरीबा, याद रखना। और भी बहुत सारी कहानी है इससे जस्ते की, राजपुरा दरीबा।
अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तांबा का सर्वाधिक उत्पादन जिला है। तांबा कहाँ पे सबसे, सबको पता है कॉपर कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा, बीकानेर, झुंझुनू, राजमंद, सीकर। तो झुंझुनू के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसके अंदर जो झुंझुनू की प्रमुख खानें हैं वो है खेतड़ी सिंघाड़ा, खेतड़ी सिंघाड़ा क्षेत्र में। अब तो और भी मिल गया है, मतलब जो श्री माधोपुर के पास पट्टी मिली है एक। उदयपुर में जो तांबे की खान है वो अंजनी, सलुम्बर। अगर आपसे पूछ ले कि उदयपुर में, यहाँ पे तो मिक्स हो जाएगा एक सेकंड, उदयपुर में पूछ ले कहाँ पे है खाने, अंजनी और सलुम्बर क्षेत्र में तांबा मिलता है, सलुम्बर। अगर अलवर में पूछ ले तो खोदरीबा, अलवर में खोदरीबा। और गुड और किशोरी दास में क्या मिल रहा था, सीसा जस्ता। और अलवर में खोदरीबा में क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। राजसमंद के केरावाड़ी, रेलमगड़ा और दिलवाड़ा। राजसमंद में रेलमगरा याद रख लेना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, रेलमगरा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अब है 99वां। बांदर सिंदरी पूछी है कि अजमेर की बांदर सिंदरी किस खनिज इसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो ये है बेरिलियम के लिए। किसके लिए, बेरिलियम के लिए अजमेर की बांदर सिंदरी। इसके अलावा बेरिलियम की है उदयपुर की चंपागुड़ा व शिकारबाड़ी, उदयपुर की चंपागुड़ा और जो शिकारबाड़ी है ये भी बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भीलवाड़ा की मकरेड़ा, राजसमंद की आमेट भी बेरिलियम के लिए है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। जामर कोटरा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट्स, एस्बेस्टोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। जब भी जामर कोटरा का बार बार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा रॉक फॉस्फेट, ठीक है। तो रॉक फॉस्फेट का जब भी आए तो जामर कोटरा आपको दिमाग में जाना चाहिए। एस्बेस्टोस सबसे ज़्यादा उदयपुर में आपको मिलेगा, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर ऋषभदेव में, ऋषभदेव, सलुम्बर, केड़वाड़ा, उदयपुर में ऋषभदेव याद रख लेना आप। और पाइराइट सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेगा, अगर पाइराइट्स अगर आपसे पूछा जाए तो सीकर के अंदर, उत्पादन, उत्पादक, उत्पादन सर्वाधिक सीकर के अंदर। ध्यान रखना पाइराइट्स का उत्पादन सलादीपुरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सलादीपुरा, सीकर की जगह सलादीपुरा भी आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेगा, उत्पादन तो सबसे ज़्यादा आप देखो भंडार बीकानेर में है, लेकिन उत्पादन नागौर में होता है। नागौर में बदवासी, मंगलोद, और बीकानेर में जामसर, बीकानेर में जामसर और नागौर में बदवासी। ये जिप्सम के लिए ध्यान रखना ये दोनों। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। वोलिस्टोनाइट के बारे में पूछा है कि ये कहाँ पे मिलेगा सर्वाधिक। जो वोलिस्टोनाइट है सिरोही, जयपुर, अजमेर या भीलवाड़ा। वन सेकेंड, हाँ, वोलिस्टोनाइट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, सिरोही, जयपुर, अजमेर या भीलवाड़ा। तो देखो जो वोलिस्टोनाइट है इसका सर्वाधिक उत्पादक जिला है सिरोही। कौन सा, सिरोही आपको याद रखना है। सिरोही में वेल का मगरा है जो मुख्य रूप से है, वेल का मगरा। अब अपने चलते हैं चूने पे। इसमें पूछा गया है कि वन सेकेंड, स्टील ग्रेड का चूना पत्थर सर्वाधिक किस जिले में उत्पादन होता है। स्टील ग्रेड का जो चूना पत्थर है वो सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। चित्तौड़गढ़ में होता है, जैसलमेर में होता है, जोधपुर में होता है या नागौर के अंदर होता है, ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में होता है। कहाँ पे, जैसलमेर में, स्टील ग्रेड में। तो भंडार यहाँ पे है स्टील ग्रेड के सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। और जोधपुर में क्या है, केमिकल ग्रेड का, केमिकल ग्रेड के चूने का सर्वाधिक उत्पादन। और नागौर में मार्बल का हो ही जाएगा।
अब है कि सतरंगा संगमरमर कहाँ पे मिलेगा, आपको ये बताना है। सतरंगा खंडदरा, पाली, रूपी, जालोर, जयपुर, भैंसलाना या जोधपुर। सतरंगा आपको मिलेगा खंडदरा, पाली के अंदर। इसका सही आंसर है खंडदरा, पाली के अंदर। जो रूपी, जालोर और भरतपुर में आपको मिलेगा कौन सा, गुलाबी। भैंसलाना, भैंस का रंग काला हुआ है तो काला मिलेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको मिलेगा काला। जोधपुर में आपको मिलेगा, जोधपुर में आपको मिलेगा बादामी। कौन सा, बादामी। 1 सेकेंड, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया। जोधपुर में आपको मिलेगा बादामी। और सफ़ेद मकराना मुख्यतः मिलेगा, लहरदार पूछ ले तो राजसमंद के अंदर मिलेगा। अब अपने चलते क्वेश्चन नंबर 104। इसमें पूछा गया है कि जो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड है, RSMM लिखा है मैंने इसको, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई, 74, 79, 83 या 66। तो इसका सही आंसर है 1974 में हुई थी, 30 अक्टूबर 1974। आपको याद रखना, ये भी पूछा जाता है। और राजस्थान राज्य खनिज विकास लिमिटेड है, इसकी हुई थी RSMDC की स्थापना 1969 में। और जो 1983 में क्या होता है कि राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास लिमिटेड, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास लिमिटेड की स्थापना होती है। 1966 में क्या होता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर की होती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर की यहाँ पे स्थापना होती है, ये आपको याद रखनी है। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है कि केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में खोज किसकी हुई, सोने की, हीरे की, तांबे की या ग्रेनाइट की। तो यहाँ पे खोज हुई थी हीरे की, लेकिन यहाँ से कोई उत्खनन वगैरह प्रारंभ नहीं हुआ। सोने के भी खोज भंडार खोज रखे, लेकिन उत्खनन वगैरह नहीं हुआ प्रारंभ। अब है 106 क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य में प्रथम कागज उद्योग का कारखाना लगाया गया, सांगानेर, लाखेरी, डीडवाना या गड्डेपान। कहाँ पे लगाया गया सबसे पहले, तो ये लगाया जाता है आपके सांगानेर, जयपुर के अंदर। कहाँ पे, सांगानेर, जयपुर में जगह है सांगानेर में। और ये मान सिंह के द्वारा लगाया गया था, किसके द्वारा, मान सिंह शासक, इनके द्वारा लगाया गया था। लाखेरी बूंदी में सीमेंट का लगा था, ठीक है। और केमिकल वगैरह की एक चंबल जो है वो गड्डेपान कोटा में है, चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये ऐसे याद रख लेना। 107वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का जो पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति है कब लागू की गई, 18, 19, 20 या 21। तो 2019 में लागू की गई थी पवन हाइब्रिड, और जो नई सौर ऊर्जा नीति है वो भी 19 में लागू की गई थी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र की बात की गई है तो अमर सागर जैसलमेर के अंदर किया गया। कहाँ पे, अमर सागर जैसलमेर के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। 109वां क्वेश्चन क्या कहते हैं कि राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 2001 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो 2002 में की जाती है राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना, आपको याद रखना है। 110वां क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा एक सोलर संयंत्र लगने वाला है, वो है 4000 मेगावाट का। अभी तक तो भड़ला वाला बड़ा है, अभी ये लगा नहीं है, लगने वाला है। ये कहाँ पे लगेगा, भड़ला, सांबर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो ये लगेगा सांबर के अंदर, ठीक है। 4000 मेगावाट। राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग आपको बताना है, NH 919 है, NH 11 है, NH 52 है, NH 48 है। तो जो NH 919 है ये राज्य का सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा आपके, सबसे बड़ा NH 11 हो जाएगा। और जो एक्सप्रेसवे पहली परियोजना शुरू हुई वो NH 48 पे हुई। अब पूछा गया कि जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई। जयपुर मेट्रो की शुरुआत पूछी गई है कब होती है, प्रथम चरण मतलब 15, 16, 17 या 18। तो जो इसकी शुरुआत होती है जयपुर मेट्रो की 2015 के अंदर होती है। 113वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कहता है कि राजस्थान की एक जो सिविल एविएशन और कॉरपोरेशन का गठन है, जो हवाई सेवाओं के लिए किया गया, हेलीकॉप्टर वगैरह को, ये कब किया गया, 2004 में, 5 में, 6 में या 7 के अंदर कब किया गया। तो दोस्तों ये किया गया 20 दिसंबर 2006 को। कब, 20 दिसंबर 2006 को गठन इसका किया गया। अब
114वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा गंगानगर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या जयपुर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। यहाँ पे हुई थी 32.5% की वृद्धि, और ये है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला। दशकीय वृद्धि वाला जिला यहाँ पे होती है 10% की वृद्धि। अब बात करते हैं 115, राज्य की कुल साक्षरता कितनी है ये बताना है आपको। राज्य की कुल साक्षरता, 1 सेकेंड, तो दोस्तों राज्य की यहाँ पे कुल साक्षरता है वो हो जाएगी 66.1%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, और जो 52.1 है ये है महिला साक्षरता, महिला साक्षरता। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे कि राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है, ठीक है। ये कब घोषित किया गया ये पूछा गया, 48, 82, 83 या 2014। तो 1948 के अंदर ये राजस्थान का राजकीय खेल घोषित किया गया। अब 117 क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य में कितने नगर निगम हैं, 36, 10, 194 या 11। तो 10 यहाँ पे नगर निगम है, ध्यान रखना। नगर परिषद पूछ ले तो 36 है, नगर पालिका 194 है। अब बात करते हैं वीजा। देखो अगला क्वेश्चन है 118वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीजा और मावा किस जनजाति के उपभाग है? जो आपके वीजा और 1 सेकेंड, वीजा और मावा है किस जनजाति के उपभाग है? ग्रासिया, सांसी, डामोर या कंजर। तो सांसी जनजाति के उपभाग है वीजा और मावा। और बिल्लों के, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 की बिल्लों के बड़े गांव को क्या कहा जाता है? फलना, ग्राम, नगला या पाल। तो ये आपको बताना है, फला, ग्राम, नगला या पाल। तो दोस्तों पाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाल कहा जाता है। मीणाओं का परंपरागत नेता क्या कहलाता है? पटेल, पंच पटेल, महतो या पाउन। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, पटेल है जो मीणाओं का नेता कहलाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जाड़िया किसे कहते हैं? जाड़िया एक टर्म्स है, बील पुरुष के वस्त्र, बील स्त्रियों के वस्त्र या बिल्लों द्वारा साफे पर बांधी जाने वाली पट्टी या बिल्लों का खेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्लों के साफे पर बांधी जाने वाली पट्टी है, इसे कहते हैं जाड़िया। तो ये हमारे 121 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लगभग मैंने सारा जो कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कुछ अलग से टॉपिक करने हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।